जय हिंद दोस्तों यहाँ पर आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो है गोलीय दर्पण। यानी प्रकाश टॉपिक का एक पार्ट है। ठीक है, प्रकाश टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, मतलब ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो दो पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद में तीसरा पार्ट यहाँ पर ये है गोलीय दर्पण। आज पूरी तरीके से हम डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण के बारे में मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पिछली परीक्षाओं में रेलवे की एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, वो फैक्ट कौन से है वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में आने वाली हमारी जो एग्जाम है रेलवे की, एसएससी की या फिर पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है, इन एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है ये हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, यहाँ पर टू द पॉइंट आपको समझना है और कोशिश ये करना, समझना है, आपको रटने की कोशिश नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी इसी मेंटेलिटी में है कि किसी भी चीज़ को हम रट लेंगे, अधिकतर रटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रट के जैसे तैसे पढ़ के 11th 12th को कंप्लीट कर सकते हैं, कॉलेज को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये भ्रम है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को रट के सब कुछ कर लेंगे, पास कर लेंगे, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों कि यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़े, फ्रेश माइंड से पढ़े, एकदम माइंड को डिस्टर्ब ना होने दे। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा पढ़े, फिर थोड़ा सा घूम ले, फिर पढ़े। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। यहाँ पर गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर बताऊंगा कि इसको यहाँ पे डेफिनेशन में, इनमें सब कुछ जाने से पहले आपको नॉर्मल समझ लेते हैं हम। ठीक है, होता क्या है कि सपोज एक गोला ले लो, ठीक है, एक बॉल ले लो और उस बॉल को ये समझ लो कि कांच की बॉल है, ठीक है, ग्लास की बॉल है। अब वो जो ग्लास की बॉल है, गोल है, किस टाइप की, पूरी गोल है। ठीक है, बॉल कैसी होती है, एकदम गोल होती है, तो गोल है मतलब क्या है, उसको हम क्या बोल देंगे, स्फेरिकल बॉल। थोड़ा सा मतलब साइज थोड़ी सी अलग हो जाएगी, लेकिन स्फेरिकल बोल देंगे। ठीक है, एक सर्कुलर कार टाइप में। तो अब कोई वस्तु मान लो से किस तरीके का बड़ा सा गोला है, बॉल छोटी होती है लेकिन गोला बड़ा सा, इतना बड़ा है कांच का गोला, उसको बीच में से अपन ने काट लिया। काटने के बाद में हुआ क्या कि एक साइड में क्या किया, पॉलिश कर दिया हमने। ठीक है, पॉलिश कर दिया, तो उससे होता क्या है कि वो दर्पण के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली बोलें कि जो गोलीय दर्पण होते हैं ये एक गोले के भाग होते हैं, अलग अलग दो। ठीक है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं और वो एक गोले के भाग होते हैं। किस तरीके से, जो दर्पण एक गोले के भाग के रूप में बना है या फिर एक गोले के भाग से जिस दर्पण को बनाया गया है उसे हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो किताब कहती है उसके अनुसार यहाँ पे बात करें तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को, किसी गोलाकार एक गोले के तल को काट कर उससे बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये हुआ। फिर से एक बार देख लो, किसी एक मान लो से कि यहाँ पर ये गोला है, ये वाला एक गोला है। ठीक है, अब ये गोला यहाँ पर है, अच्छे से नहीं बना है लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए देख लेना। ठीक है, अब ये यहाँ पर गोला है, तो हुआ क्या कि इस गोले को हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ से काट दिया। ठीक है, इस तरीके से काट लिया ये वाला। ठीक, अब 2 भाग हो गए इस गोले के। ठीक, तो अब यहाँ पे एक भाग को, इसको लेके एक हमने मिरर बना दिया। ठीक है, तो गोलाकार भाग के एक टुकड़े से क्या हुआ, एक मिरर बना दिया। अब जो मिरर इस गोलाकार भाग से बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे, और यही वो यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बोला है कि किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये गोलाकार तल है 2 प्रकार के। ठीक है, 2 है, एक इधर की साइड, एक राइट साइड, राइट। अब फिर यहाँ पे इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो देखो, गोलीय तल के एक ओर पारे की कलाई एवं रेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो से कि यहाँ पर ये है, तो इसको मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो इधर वाला एक पार्ट ये है जो इधर की साइड वाला वहां पे रख दिया और इधर नीचे की साइड ये वाला रख दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे किया क्या, इस वाले भाग में पीछे की साइड, अंदर की साइड क्या है, कलाई कर दी। अब कलाई किसकी करेंगे, तो यहाँ पे या तो पारे की कलाई करेंगे या फिर रेड ऑक्साइड का क्या करेंगे, लेप कर देंगे। ठीक है, लगा देंगे अंदर से। तो इस तरीके से इधर की साइड से लेप कर दिया या फिर पारे की कलाई कर दी, तो होगा क्या कि ये वाली जो सतह है ये परावर्तक सतह बन जाएगी। मतलब यहाँ से कोई किरण आती है, इस तरीके से आएगी तो उसको वापस लौटा के ना वापस परावर्तित कर देगा, भेज देगा। क्यों, क्योंकि ये वाला तल अब इधर वाला होगा बिना कलाई वाला, वो परावर्तक तल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परावर्तक तल, मतलब एक किरण को परावर्तित करने वाला तल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये है, तो ये बनेगा क्या, दर्पण। ठीक है, तो इसी टाइप से एक और दर्पण यहाँ पे बन जाएगा, जिसको इधर की साइड, बाहर की साइड हमने कलाई कर दी, तो अंदर वाला भाग क्या है, परावर्तक तल बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, परावर्तक तल, परावर्तक तल, राइट। और इसमें यहाँ पे क्या है, परावर्तक तल।
परावर्तक तल। बस ये है कि अलग अलग टाइप से अलग अलग साइड कलर करेंगे कि दर्पण अलग अलग बनेगा, एक उत्तल बन जाएगा और दूसरा अवतल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे उत्तल अवतल के बारे में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लो कि अब ये 2 पॉइंट तो क्लियर है कि ये जो गोलीय दर्पण बनते हैं इसमें पेंट किससे करते हैं, कलर किससे करते हैं, रेड ऑक्साइड से करते हैं, और लेप किसका लगाया जाता, तो रेड ऑक्साइड का और पारे की कलाई करते हैं। ठीक है, 2 बातों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना, एक तो पारा और दूसरा रेड ऑक्साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, कई बार इससे पूछे भी गए। ठीक है, तो अब फिर यहां पर बात करें कि ये जो गोलीय दर्पण होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल। ठीक है, एक होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल। अब यहां पे हुआ क्या कि उत्तल किसे कहते हैं और अवतल किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका जो परावर्तक तल है वो कैसा हो, उभरा हुआ हो। ठीक है, वह गोलीय दर्पण, एक ये गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक तल कैसा है, उभरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से उभरा हुआ है, तो ये जो तल ऐसा होगा जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल होगा, वो कौन सा दर्पण होगा, तो वो होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। अब मान लो से कि ऐसा इस तरीके से समझो, उत्तल है ना, उत्तल ऊ मतलब इस तरीके से जो आवाज आती है ना ऊ, तो इस जो ऊ की आवाज आती है थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी डरावनी टाइप की लगती है। मान लो किसी को कोई चोट लग गई, इस तरीके से लग गई, किसी मक्खी ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया सपोज यहाँ पे कहीं पर भी। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे जब काटते हैं तो मतलब जो आवाज आती है ऊ करके। ठीक है, तो जो ऊ से क्या हो, उत्तल हो जाएगी, क्योंकि जहां पर भी मधुमक्खी काटेगी वहां पे उत्तल की जैसी संरचना बन जाएगी पूरी। ठीक है, फूल जाएगा पूरा वहां पे। ठीक है, इस तरीके से उभर जाएगा पूरा भाग, तो वो क्या है, वो उत्तल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण के टाइप का बन जाएगा। ठीक, तो ये समझ लें। अब फिर यहाँ पर उत्तल दर्पण के बारे में फिर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण का जो भाग होगा वो कैसा, उभरा हुआ भाग होगा। कौन सा, परावर्तक तल उभरा हुआ रहेगा। वहीं पर अवतल दर्पण की यहाँ पर बात करें तो अवतल दर्पण का जो भाग रहेगा वो धंसा हुआ रहेगा अंदर से। ठीक है, अंदर से कैसा रहेगा, धंसा हुआ। मतलब ये वाला जो भाग है इधर वाला, ये यहाँ की बात करें तो ये क्या है, ये उभरा हुआ भाग है। ठीक है, कैसा है, उभरा। और ये वाला जो भाग है इधर की साइड, ये दबा हुआ भाग है, धंसा हुआ भाग है, धंसा हुआ भाग। कौन सा, ये वाला। इस तरीके से यहाँ पे एक ही गोले से 2 दर्पण बनाए, लेकिन एक है उभरा हुआ भाग जो परावर्तक तल है, तो ये उत्तल हो जाएगा, और इधर वाला जो धंसा हुआ है वो अवतल हो जाएगा। ठीक है, तो अवतल में क्या होता है, जो परावर्तक भाग होता है वो धंसा हुआ होता है। और फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यदि अनंत से कोई किरण आकर यहाँ पर टकराती है, अनंत से, ठीक है, अनंत से कोई किरण यहाँ पे आके उत्तल दर्पण पे जब टकराती है तो वो क्या करती है, वो जो उत्तल दर्पण है वो क्या काम करता है, उस किरण को सिकोड़ने का काम करेगा या फिर उसको फैलाने का काम करेगा। तो देखो यहाँ पर यही बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। कौन फैलाता है, जो उत्तल दर्पण है वो अनंत से आने वाली किरणों को फैलाएगा। ठीक है, वहीं पर क्या होगा, अवतल दर्पण की हम बात करें तो अवतल दर्पण अनंत से आपतित किरणों को सिकोड़ता है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे मान लो से यहाँ से इस तरीके इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, परावर्तक तल लिखा हुआ है, इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ से अनंत से कोई भी एक किरण यहाँ पे आ रही है। ठीक है, यहाँ टकराई या फिर कोई यहाँ टकराई या फिर कोई यहाँ पर टकराई, इस तरीके से ये टकराई। ठीक है, ये तो ये वाली किरण यहाँ से टकराने के बाद कहाँ पे जाएगी, इधर आएगी, फिर ये भी इधर आएगी, इधर वाली ये आ रही इधर, और इधर वाली भी इस तरीके से आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो किरणें अलग अलग इधर से आ रही है उनको सिकोड़ने का काम कर रहा है और एक साथ मिलाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे करेगा। वहीं पर उत्तल दर्पण क्या करेगा, उत्तल क्या करेगा, उन किरणों को सिकोड़ेगा नहीं, उसको फैला देगा। फैला देगा मतलब कैसे कि यहाँ से मान लो से कोई किरण आती है, यहाँ पे उत्तल की बात करें, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये सपोज यहाँ पे कैसा है, उत्तल दर्पण। यहाँ पे फिर से बना दे रहा हूं मैं, ये वाला उत्तल है, अंदर की साइड कलाई की हुई उभरा हुआ भाग क्या है, तो उत्तल है, उत्तल। अब यहाँ से आप ये देखो कि यहाँ पे गोलाकार भाग है। ठीक है, अच्छे से नहीं बना है, फिर से बना देते हैं, ये है। ठीक, अब अच्छी तरीके से बना। अब यहाँ से किरण आएगी अनंत से, यहाँ पे टकराएगी, तो आप बताओ अब कहाँ पर जाएगी, ये कहाँ पर जाएगी, फैलाएगा। फैलाएगा मतलब क्या, यहाँ से टकरा के नहीं है वापस इस माध्यम में लौट जाएगी, इस तरीके से इधर लौट जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से ये टकराएगा तो अब उधर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है तो अभी भी ये इस तरीके से इधर चली जाएगी। अब यहाँ से आने वाली किरण है तो वो सीधी यहाँ से टकराएगी, वापस लौट जाएगी। अब यहाँ से आने वाली किरण है वो इस तरीके से लौट जाएगी, फिर यहाँ से आने वाली किरण है वो इस तरीके से लौट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो उत्तल दर्पण होता है ये किरणों को
बहुत दूर से आने वाली, अनंत से आने वाली जो किरणें होती हैं उनको फैला देता है, और अवतल दर्पण उन सभी को क्या करता है, एक साथ मिला देता है, मतलब सिकुड़ देता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये होता है अवतल और उत्तल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी क्लियर हुई कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। दोनों ही एक गोले के भाग है, एक गोले का गोलाकार स्फेरिकल जो ग्लास है या फिर कांच है उसी से ये बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब फिर हम यहाँ पर बात करें कि इसका जो एफ होता है, केंद्रक होता है, वो कहाँ पर होता है, और मान लो उसका जो फोकस होता है वो कहाँ पर होता है, और उसका जो त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, वो कौन सी होती है। तो इन सब पे पूरा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, और यदि आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए तो देख लें इसको ध्यान से, एक बार रिविजन मार लें। जहां पर भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर कर दें। ठीक, कमेंट हर किसी का देखता हूं, तो आप कमेंट कर लिया करें। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लें एक बार। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर समझते हैं इस गोलीय दर्पण को। इस गोलीय दर्पण की जो वास्तविक कहानी है वो क्या है, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक दर्पण आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये दर्पण यहाँ पे बनाया कौन सा, तो इसका नाम क्या है, अवतल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे अवतल उत्तल की, दोनों को एक साथ में समझाऊंगा। ठीक है, डायग्राम केवल एक का बनाया है, उसके बाद में एक एक को करके अलग बताऊंगा। ठीक है, पहले उत्तल का फिर अवतल का बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉमन कुछ चीजें हैं जो आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो अवतल दर्पण ये बना है, ये एक गोले का भाग है, ये आपको अच्छी तरीके से पता, हमने सीख लिया है। ठीक है, अब गोले का एक भाग है, तो मान लो से कि ये गोला है, इस गोले के एक भाग से बनाया है, तो ये वाला भाग इधर वाला अपने अवतल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस गोले का एक केंद्र भी तो होगा। ठीक है, एक सेंटर होगा, गोले का सेंटर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटर है, ये वाला सेंटर है, इस जो दर्पण है इसका भी एक सेंटर है। यहाँ पे जो गोले का सेंटर है वही इस दर्पण का क्या है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो केंद्र है, क्या बोलेंगे इसको, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वक्रता केंद्र यहाँ पे लिखेंगे, वक्र इधर की साइड में लिख दे रहा हूं। ठीक है, वक्रता केंद्र, सी क्या है, तो वक्रता केंद्र। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर हम बात करेंगे, तो यहां पे जो कांच है, जो मिरर है, उसका एकदम सेंटर पॉइंट है, बीच वाला जो भाग है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ध्रुव, यानी पोल। ठीक है, पोल, पी फॉर पोल, तो पोल है जिसको हम ध्रुव बोलेंगे। तो यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पे लिख दे रहा हूं ध्रुव। ठीक है, तो पी यहां पर क्या है, पी है आपका ध्रुव, पी बराबर ध्रुव। ठीक है, ये याद रखना है। और उसके बाद अब यहाँ पे इन बातों को खास तौर पे समझना है कि जो ध्रुव होता है और जो वक्रता केंद्र होता है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम F से दर्शाते हैं, और इस F को हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, फोकस, तो यहाँ पे फोकस किसका, इस दर्पण का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये फोकस रहेगा दर्पण का। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं F क्या है, फोकस, दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस। ठीक है, ये है। और उसके बाद फिर अब यहाँ पर जो मेन चीज़ें जब हम कैलकुलेट करते हैं या फिर जिससे आंसर वगैरह निकालते हैं वो ये हैं, ये सी से यहाँ पे एक रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, पी और सी को जोड़ने वाली, या फिर पी और सी के बीच की जो दूरी है वो क्या है, आर है। ठीक है, मतलब इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, आर को वक्रता त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भाग होता है जिसे हम आर से दर्शाते हैं, क्या होता है, त्रिज्या ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए मिरर के लिए वक्रता त्रिज्या क्या है, ये आर है। ठीक है, मतलब ये केंद्र से दूरी, तो यहाँ पर आर बराबर क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये हुआ यहाँ पर। और उसके बाद में जो एफ है, स्मॉल एफ है, ये क्या है, तो ये ध्रुव और यहाँ पे जो फोकस है इस दर्पण का, उस फोकस और ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस है जिसे हम एफ से यहाँ पे डिनोट करते हैं, और ये जो एफ है ये क्या है, फोकस दूरी है। क्या है जी, फोकस दूरी। तो इस तरीके से यहाँ पे एफ लिख लेंगे, फोकस दूरी, स्मॉल एफ, फोकस दूरी। तो यहाँ पर इतनी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये क्या है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है, उसके बाद एफ क्या है, फोकस है दर्पण का, और उसके बाद पी क्या है, तो पी यहाँ पर है इसका ध्रुव बोलेंगे जिसको। ठीक है, पोल। और उसके बाद में एफ क्या है, यहाँ पर एफ फोकस दूरी है, और आर यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, तो यहाँ पे केंद्र से इधर ध्रुव के बीच की दूरी है जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं।
ठीक है, वक्रता त्रिज्या। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। एक और चीज यहाँ पर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ले लो, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जिसे हम सीपी बोल देंगे, ठीक, यहाँ पे लिख दे रहा हूं सीपी। अब सीपी क्या है, ये इसका दर्पण का मुख्य अक्ष है, दर्पण का मुख्य अक्ष, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें जितनी लिखी है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसको पहचान के एक प्रकार से क्या है, एक मिरर की जान पहचान कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी जान पहचान कंप्लीट हुई। सी क्या है, सी वक्रता केंद्र है, फोकस है, ध्रुव है। आर ये जो स्मॉल एफ है वक्रता, इसकी क्या है, फोकस दूरी है। और जो आर है वो क्या है, वो वक्रता त्रिज्या है, राइट। और बाकी यहाँ पर क्या है, मुख्य अक्ष, यहाँ पे मुख्य अक्ष, ठीक है। ये सीपी क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहां पर आते हैं गोलीय दर्पण को, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, उसको हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर फोकस दूरी निकालने के लिए प्रश्न आते हैं, कई बार आते हैं, ठीक है। एसएससी में अधिकतर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी है और बाकी रेलवे में। तो अब यहां पर इसके लिए एक बात यहां पर ध्यान रखें कि जो फोकस दूरी निकालने का सूत्र है वो दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए एक जैसा है, एक ही सूत्र है। कौन सा, उत्तल दर्पण एवं अवतल दोनों दर्पणों की फोकस दूरी एक ही सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। और वो कौन सा है, तो वो यहां पर देख लो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f मतलब क्या है, ये फोकस दूरी है। 1/v मतलब क्या है, ये प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है। और 1/u वस्तु की दर्पण से दूरी है, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, यहां पे एक पॉइंट टू पॉइंट, इसको जो आवर्धन है, आवर्धन को बाद में लिखेंगे, ठीक है। F क्या है, तो F यहाँ पे क्या है, F तो मैंने लिखा है, यहाँ पर फोकस दूरी है, ठीक है। फोकस दूरी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो V है, V क्या है इसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो V प्रतिबिंब दर्पण से दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब है, मान लो से कि यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब कहीं पर भी बनेगा, तो उस प्रतिबिंब की इस दर्पण से जो दूरी रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे, V बोलेंगे, ठीक है। तो V से दर्शाएंगे। और बाकी U क्या है, तो U भी एक प्रकार की दूरी ही है, लेकिन वस्तु से दर्पण की दूरी, मान लो सपोज यहाँ पे रख दी हमने वस्तु, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये इसको हम U से दर्शाएंगे, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब सपोज हमने मान लिया कि इसका प्रतिबिंब बना यहाँ पर कहीं, ठीक है, यहाँ पर बना। अब प्रतिबिंब अलग अलग कंडीशन से अलग अलग जगह पे बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने मान लिया कि प्रतिबिंब यहाँ पे बना या फिर यहाँ पे बना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसका हम V मानेंगे, कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। और U क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी। तो ये क्या है, यहाँ पे वस्तु है, वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की से दूरी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये सारा सब कुछ डिटेल इसका है, इस फॉर्मूले का। और ये इस फॉर्मूला का है, तो दर्पण की, चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी ज्ञात करने का ये सूत्र है 1/f = 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो जितने भी दोनों जो दोनों दूरियां होती है दर्पण से, वो बटे में आती है। और बराबर के इधर की साइड बटे में कौन आएगा, फोकस दूरी, क्लियर। इतना ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, ऊपर 1 रहेगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट में, वो है आवर्धन। आवर्धन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन, ठीक। तो अब यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखना है कि आवर्धन होता क्या है वास्तव में। आवर्धन एक अनुपात है, क्या है ये, अनुपात है। किसका किसका अनुपात है, तो वस्तु की और प्रतिबिंब के, वस्तु की जो दूरी होती है दर्पण से, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब के दूरी के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि आवर्धन को हम दर्शाते किससे, तो m से, स्मॉल m से, ठीक है। सूत्र के रूप में डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब, ठीक। ये यहाँ पर ध्यान रखना आपको। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर v है, तो यहाँ पर ऊपर लिख देंगे हम v। और वस्तु की दूरी क्या है, तो वस्तु की दूरी यहाँ पर u है, तो यहाँ पर लिख देंगे u। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आवर्धन का सूत्र आता है, m बराबर क्या होता है, v/u,
क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक। तो ये है आवर्धन। आवर्धन भी कई बार पूछ लेते हैं, इसका सूत्र कई बार पूछ लेते हैं, आवर्धन निकालने के लिए दे देते हैं, सवाल के रूप में बना के भी दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है इसको, खास करके नीट और जेईई वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, उसके बाद में रेलवे की जो एग्जाम होने वाली आने वाली है, उनके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके सवाल भी देते हैं, डायरेक्टली सूत्र भी पूछ लेते हैं, तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके ना दे देते हैं, राइट। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो अवतल दर्पण है उसके उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण है उसके उपयोग क्या है, ठीक है। इनके उपयोग जान लेते हैं ताकि हमारे जो टॉपिक है ये वाला लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग स्थितियां हैं कि दर्पण कहाँ, मान लो कोई वस्तु कहाँ पर रखी है तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये सारा सब कुछ ये आपको एक अलग पार्ट में एकदम परफेक्टली एक डायग्रामेटिकली पूरा बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो एक बार ले लें और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं इसके उपयोग, ठीक है। उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण दोनों के यहाँ पर उपयोग देखेंगे कि वास्तव में इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, कितना यहाँ पे इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम उत्तल दर्पण का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक तल उभरा हुआ है, ठीक है, ये है। और जो अवतल दर्पण है इसका डायग्राम मैंने अभी नहीं बनाया है यहाँ पे, केवल यहाँ पे उपयोग हमें देखना है, ठीक है। बाकी अवतल दर्पण की अलग अलग कंडीशंस होती है, अलग अलग दर्पण में अलग अलग से की वस्तु की स्थिति के अनुसार उसका क्या प्रतिबिंब बनता है, तो वो सारी पूरी काफ़ी डिटेल में जो सारी कहानी है वो कल वाली क्लास में पूरा डिटेल में कहानी बताऊँगा, ठीक है। तो आज यहाँ पर केवल मैं उपयोग इसको लास्ट दिखा दे रहा हूँ और उसके बाद में हम इस क्लास को एंड करेंगे। चलिए, तो पहला यहाँ पर है उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। अब उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा तो ये देख लो। तो यहाँ पर देखो, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की साइड बनता है। मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। तो वस्तु का इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, इधर ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ पे ये प्रतिबिंब है। ये क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश, ये क्या है, इसका प्रतिबिंब है, ठीक है। तो दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, तो वस्तु इतनी बड़ी है तो यहाँ पर इसका आकार एकदम छोटा सा है, तो इस तरीके से वस्तु से छोटा इसका आकार रहेगा। और आभासी ध्रुव और फोकस के बीच में, आभासी का मतलब ये है कि यदि जिस साइड वस्तु है यदि उसी साइड यदि प्रतिबिंब बनता है तो फिर वो क्या रहेगा, वो वास्तविक रहेगा। अवतल दर्पण में क्या होता है, उसी साइड में बनता है जिस साइड में वस्तु होती है, मतलब वो वास्तविक होता है किसमें, अवतल में। लेकिन उत्तल में क्या है, वस्तु इस दर्पण से इस साइड में है जबकि प्रतिबिंब दर्पण से उस साइड में बना है। मतलब ये है कि उधर की साइड बना है, मतलब क्या है, ये आभासी ही, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है आभासी है और फोकस और ध्रुव के बीच में ये बना है, ठीक है। अब जैसे जैसे इस वस्तु की दूरी, इस वस्तु को इस दर्पण से दूर ले जाएंगे हम, वैसे वैसे ये वाला जो प्रतिबिंब है धीरे धीरे उधर की साइड दूर जाएगा। जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे इसकी जो आकार है वो बहुत सूक्ष्म छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आकार है, इसका प्रतिबिंब का आकार घटता जाएगा। जैसे जैसे वस्तु को दूर ले जाएंगे वैसे इसका आकार क्या होगा, घटेगा। जैसे वस्तु को पास में ले जाएंगे दर्पण के, वैसे वैसे ये इधर की साइड, दर्पण की साइड आएगा, मतलब इसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी कहानी है। और बाकी यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, जो उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब कैसा होगा, तो उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की साइड बनता है, वस्तु से छोटा होता है और आभासी ध्रुव एवं फोकस के बीच में होता है, राइट। इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। अब इसके उपयोग देखो, उपयोग क्या है। तो यहाँ पर जो उत्तल दर्पण है इसका नॉर्मल उपयोग कहाँ पर होता है, जो गाड़ियाँ होती है, ट्रक होती है या फिर जो भी मान लो से कि कार वगैरह होती है, उनका साइड ग्लास के रूप में साइड में जो कांच लगा रहता है, जो पीछे से आने वाली गाड़ी को देखने के लिए हम ड्राइवर के पास में लगाते हैं, इधर की साइड उधर की साइड दोनों साइड, ठीक है। तो वो जो ग्लास है वो कौन सा है, वो उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है, जो एक बड़ी वस्तु को छोटे रूप में उसको दिखाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से काफी छोटा बनता है। इसलिए पीछे से मान लो से कोई ट्रक आ रही है तो पूरा ट्रक होगा तो इतना मान लो से बड़े छोटे से कांच में दिखेगा नहीं, वो कांच क्या करेगा, उत्तल दर्पण उस बड़े से ट्रक को एक छोटे रूप में वहां पे दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाता है, अवतल दर्पण एक छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, राइट। यही यहाँ पर फर्क है। तो ट्रक में, कार के साइड ग्लास में, सड़क और पुल किनारे आदि, कई बार आपने देखा होगा जो जहाँ पर बहुत खतरनाक मोड़ होता है वहाँ पर इस साइड में एक ग्लास लगा होता है, बड़ा सा गोल सा एक कांच लगा होता है और एक दूसरी साइड में फिर लगा होता है, ताकि इधर से आने वाले को इधर दिख जाए और उधर से आने वाले को इधर वाले कांच में दिख जाए, एक्सीडेंट की संभावना ना हो। और उसी टाइप से ट्रेन से मान लो से कई बड़े से पुल बने होते हैं ट्रेन की पटरी के नीचे, तो वहां पर भी जब आम इधर से गाड़ी आती है इधर से गाड़ी आती है तो कई बार फंस जाती है, ठीक है। अब उस दिक्कत से बचने के लिए उधर की साइड एक कोने पे क्या है, एक बड़ा सा उत्तल दर्पण लगा देते हैं
और एक इधर की साइड लगा देते हैं, ताकि उधर से जो आएगा उसको इधर वाले कांच में दिख जाएगा और इधर से जो आएगा उसको उधर वाले कांच में दिख जाएगा, उधर गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा। ये सारा सब कुछ क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें तो अवतल दर्पण की बात करें तो अभी मैंने बताया, तो अवतल दर्पण क्या होता है, एकदम जो बारीक बारीक वस्तुएं हैं उनको बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, मान लो से कि दाढ़ी बनाने वाला जो कांच होता है वो कैसा होता है, अवतल होता है। जो बाल होते हैं वो बारीक होते हैं लेकिन इनको बड़ा करके दिखाता है, राइट। इसी टाइप से आँख, कान और नाक, इनका जो डॉक्टर होता है वो इस अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। अवतल दर्पण मतलब ये वाला दर्पण जिसके पीछे की साइड यहाँ पे कलाई लगी होती है, ठीक है, रेड ऑक्साइड की, और ये वाला जो इधर ये वाला जो सतह है ये क्या है, परावर्तक सतह। यहाँ पे वस्तु रखी है तो इस तरीके से यहाँ पे ये वस्तु इस तरीके से जाएगी और वापस आकर इस तरीके से फोकस के ऊपर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसके बारे में सारी जो आकृतियां हैं ये बताऊंगा कल वाली क्लास में, लेकिन अभी यहाँ पे केवल इसके उपयोग देखेंगे। तो पहले बात करिए हमने आँख, कान और नाक के डॉक्टर के द्वारा इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लो से कि आपके कान के अंदर कोई चीज़, कोई चींटी वगैरह या फिर कोई से कोई मान लो से कि घुसा है, ठीक है, या कचरा वगैरह कुछ गया है, आँख में कोई कचरा वचरा गया, तो उसको देखने के लिए, अब कचरा के जरा सा कचरा हो सकता ना दिखे, तो उसको देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। ठीक है, नाक के अंदर बारीक बारीक चीज़ों को देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। ठीक है, दाढ़ी बनाने वाले कांच के रूप में तो बताया अभी मैंने। ठीक है, फिर गाड़ी की हेडलाइट और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर से यहाँ पर देखना है कि ये किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। प्रतिबिंब इसमें कैसा बनता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर क्या होता है, छोटा बनता है। प्रतिबिंब सूक्ष्म वस्तु से छोटा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, और ये वाली जो क्लास है ये काफ़ी इंपोर्टेंट है आने वाली रेलवे की एग्जाम्स के लिए, और आने वाली जितने आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी ले लो, एसएससी का ले लो, एसएससीजीएल, जीडी, हर किसी के लिए यहाँ पे जो क्लास है काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहाँ तक ही एंड करेंगे, और लास्ट में यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और इस वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा हो सके कर दें। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।